उन्हें जेल भेज दिया गया या उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मीडिया को कंट्रोल करना और ये सब मुद्दे समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का शासन एक कड़क तानाशाही मॉडल है, जबकि बड़े बड़े घोटाले हमारे देश में तो क्या भारत भी इस रास्ते पर चल रहा है? जी हाँ दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है कामरान खान। क्या भारत भी बनेगा नॉर्थ कोरिया जैसा एक तानाशाही देश? क्या कभी आपने सोचा है अगर भारत भी एक तानाशाही देश बन जाए तो क्या होगा? क्या हम सच में एक नए मॉडल में बदल रहे हैं जो नॉर्थ कोरिया जैसे तानाशाही शासन को जन्म दे सकता है? किम जोंग उन और इसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग। नॉर्थ कोरिया का शासन एक कड़क तानाशाही मॉडल है, जहां एक व्यक्ति के हाथ में हर चीज होती है। मीडिया को कंट्रोल करना, विरोध को दबाना और देश के अंदर धीरे धीरे स्वतंत्रता खत्म करना, यही उनका मॉडल है। क्या भारत भी इस रास्ते पर चल रहा है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी वही मॉडल पेश किया जा रहा है जो नॉर्थ कोरिया में चलता है। अगर हम ये देखें कि कैसे बीजेपी और उनके पार्टी के लोग अपने राजनीतिक मकसद के लिए मीडिया, जुडिशरी और समाज को अपने कंट्रोल में रख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये देश के लिए खतरा बन सकता है। और दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का भी प्रस्ताव रखा गया है, जो देखने में तो एक अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन उसके पीछे का छुपा हुआ एजेंडा क्या है? क्या ये एक और कदम है जिससे देश में डेमोक्रेसी का सफाया हो जाए और एक तानाशाही सिस्टम की तरफ बढ़ा जाए? अगर हर चीज सेंट्रलाइज हो जाती है तो सरकार के पास और ज्यादा पावर्स आ जाएंगी और राजनीतिक विविधता खत्म हो सकती है। और दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान जो हमारी बराबरी और आजादी की रक्षा करता है, पर आज हमारे बेसिक राइट्स जैसे राइट टू स्पीक, राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू इक्वालिटी, जो कि दोस्तों अब हमारे लिए खतरा बन गया है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छीना जा रहा है? और दोस्तों, जब भी कोई विरोधी नेता या ईमानदार व्यापारी सरकार के खिलाफ अपने विचार रखता है तो उसे जेल भेजने की धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। क्या ये सब इशारे एक तानाशाही देश की तरफ नहीं ले जा रहे हैं? और दोस्तों, मीडिया का जो हाल है इस देश में मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो बिक चुकी है और सरकार के कब्जे में। दोस्तों, मीडिया में अब कोई ईमानदार पत्रकार नहीं रहा। जो ईमानदार पत्रकार थे या तो उन्हें जेल भेज दिया गया या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बहुत दिलचस्प क्योंकि वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहते थे। उनका कर्तव्य था लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, जनता के सवाल सरकार तक पहुंचाना और देश किस ओर बढ़ रहा है जनता को बताना, ना कि किसी एक पार्टी को हीरो की तरह मीडिया में प्रेजेंट करना। दोस्तों, मीडिया में सिर्फ एक पार्टी को हीरो की तरह प्रेजेंट करना, आज की मीडिया में करप्शन के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जाती, जबकि बड़े बड़े घोटाले हमारे देश में 2014 के बाद किस तरीके से होते आ रहे हैं सब हम देख सकते हैं। जैसे राफेल स्कैम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। लेकिन ये सब चीजें आपको मीडिया में नहीं दिखाई जाएंगी। आपको सिर्फ यही बताया जाएगा कि ये सब झूठ फैलाया जा रहा है। जब हम बात करते हैं भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन पे, तो हम देखते हैं कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तेजी से बढ़ रहा है। प्राइवेटाइजेशन हर सेक्टर में हो रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि ये एक आम आदमी की एक्सेसिबिलिटी को भी लिमिट कर रहा है। जब जरूरी चीजें भी प्राइवेट हो जाती हैं तो इसका फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को होता है। और हम ये हर रोज अखबार में, टीवी में,
सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कैसे ये बीजेपी के पार्टी वाले लोग अपनी राजनीति के लिए कैसे सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हैं। हिंदू खतरे में है का नारा लगाकर लोगों को भड़काना, कहीं मुसलमानों को जिहादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, न जाने क्या क्या प्रोपोगेंडा करते हैं और धीरे धीरे कैसे इसका असर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रहा है। और आजकल इनका तो एक नया ही प्रोपोगेंडा चल रहा है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजो। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। इलेक्शन से पहले कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं, इनके पास मुद्दों की कमी हो गई है, इसीलिए आजकल ये हर मस्जिद के नीचे मंदिर खुदवाते हैं। क्या इससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी? क्या इससे हमारा देश तरक्की करेगा? दोस्तों, अगर हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने लग जाए तो देश का क्या होगा? बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करके सिर्फ इनका नफरती भाषण फैलाने का काम रह गया है और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, देश आगे ना बढ़े, इस प्रकार के लोग हैं। देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? भाजपा को जिताइए। भाजपा मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण को समाप्त करेगी। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? ये बीजेपी पार्टी वाले किस तरफ ले जाना चाहते हैं? ये सिर्फ आपका ध्यान भटका रहा है। और इन सारी बातों से तो साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का मकसद है सिर्फ तानाशाही लागू करना, भारत से डेमोक्रेसी का नामो निशान मिटा देना। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, रह जाएगी तो सिर्फ एक नाम की डेमोक्रेसी। आजकल हर दूसरे दिन कुछ नया मुद्दा उठाकर समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही है। कभी हिजाब, कभी अजान, कभी वक्फ बोर्ड, और ये सब मुद्दे समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ एक ही है, देश को तोड़ना और देश में नफरत फैलाना। दोस्तों, हमारे पास एक मौका है अपने देश को बचाने का। हम एकजुट होकर सच्चाई को समझकर बीजेपी और उनके गंदे एजेंडे को एक्सपोज कर सकते हैं। दोस्तों, हमें अपनी आवाज उठानी होगी, अपने हक के लिए लड़ना होगा। हमसे हमारे राइट्स छीने जा रहे हैं, पर अगर हम सब मिलकर एक साथ खड़े हो जाएं, तो हम अपने देश को तानाशाही का शिकार नहीं होने देंगे। दोस्तों, अपने हक के लिए लड़िए, अपनी आवाज उठाइए, सरकार से सवाल पूछिए। दोस्तों, किसी के बहकावे में आकर अपना फ्यूचर बर्बाद मत करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। तो ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब